हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वेब पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी प्रिपरेशन को कर भी रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास करने वाले हैं, उसमें हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन के एमसीक्यूज़। इससे जो पहली क्लास हुई थी हमारी, उसमें भी हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रिलेशन के एमसीक्यूज़ देखे थे और उसी श्रृंखला को हम लोग आज आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो ये वीडियो रहने वाली है, ये आपके होने वाले एग्जाम यूपीएससी, ईपीएफओ के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो जो भी साथी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए बिना देर के क्लास शुरू करते हैं और हमारी क्लास का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन को देखने से पहले बताना चाहूंगा हमारे ऐप के बारे में, हमारे बैच के बारे में। तो हमारे ऐप का नाम भी एग्जाम वेब है, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अब हम बात करेंगे हमारे कोर्स के बारे में। तो जो भी साथी यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं एक कोर्स जो आपका हिंदी माध्यम में रहने वाला है। मात्र 349 रुपए बैच आपको मिलने वाला है। यदि आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हो FEST 100, क्या कूपन कोड इस्तेमाल करोगे FEST 100 कूपन कोड इस्तेमाल करते हो तो ये कोर्स आपको मात्र मिल जाएगा 349 रुपए में बैच आपको मिलने वाला है। इस बैच की खास बात ये है कि हम आपको सारा सिलेबस आपको हिंदी में कवर कराने वाले हैं। जैसे आपका स्पेशल सब्जेक्ट में इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, इसके अलावा अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ये सब आपको हिंदी माध्यम में हम लोग कवर कराने वाले हैं। इसके अलावा जो आपका जीएस का पोर्शन हो गया, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जीएस में और देखिए मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये सब आपको हम हिंदी माध्यम में कवर कराने वाले हैं। तो यदि आप ऐसे कोर्स को देख रहे हो जो आपका हिंदी माध्यम में हो, सस्ता भी हो और ऐसे नोट्स दे आपको जो आपके होने वाले एग्जाम को एक नई दिशा प्रदान करे, एक नया बूस्टर प्रदान करे, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा बैच संबंधित कोई भी क्वेरी करनी है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हो, आपकी सारी क्वेरी को क्लियर किया जाएगा। तो चलिए बिना देर बाद क्लास को देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 81 है। इससे पहले यानी हम लोग 80 क्वेश्चन देख चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जैसे आपकी क्लास खत्म होती है मैं आपको इन स्क्रीन पे वो वीडियो लगा दूंगा, आप उस क्लास को भी देख सकते हो। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला जो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए अंतिम उपाय माना जाता है। अंतिम उपाय की बात की जा रही है, यानी इससे पहले जो उपाय होंगे उसके होंगे, लेकिन जो अंतिम उपाय होगा इसके बाद कोई उपाय नहीं होगा, वो कौन सा उपाय रहने वाला है। तो ऑप्शन हमारा जो है वो है हमारा सामूहिक सौदेबाजी, सुलह, स्वैच्छिक मध्यस्थता और अनिवार्य अधिनिर्णय। क्या है आपका? अनिवार्य अधिनिर्णय। तो देखिए इसमें अगर हम लोग बात करते हैं, जो आपका सामूहिक सौदेबाजी है, सुलह है और स्वैच्छिक मध्यस्थता है, ये आपके हम लोग कह सकते हैं व्यक्तिगत उपाय होते हैं। हम लोग कहेंगे दो व्यक्ति हैं जिसमें आपका नियोक्ता हो गया और कौन हो जाएगा, और आपका जैसे ट्रेड यूनियन हो गया या कर्मचारी हो गया, जिसके बाद बातचीत होती है, ठीक है, बातचीत होती है। तो ये सामूहिक सौदेबाजी, सुलह या स्वैच्छिक मध्यस्थता हो जाएगी। ये आपके प्राथमिक उपाय हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, प्राथमिक उपाय बोल सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो उपाय किए जाते हैं, इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं, ये दोनों के लिए, चाहे आपका नियोक्ता हो गया, कर्मचारी हो गया, इन दोनों के लिए कोई बाध्यकारी नहीं होते हैं। यदि इनको भविष्य में या फिर तुरंत ही निर्णय पसंद नहीं आते हैं तो उससे मुकर भी सकते हैं। लेकिन ये जो आपका जो अनिवार्य अधिनिर्णय है, ये किसके द्वारा आता है? ये आपका कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। जो आपका श्रम न्यायालय होता है, नियोक्ता होता है अपना विवाद या कर्मचारी होता है अपना विवाद, श्रम न्यायालय को लेके जाता है। श्रम न्यायालय जो निर्णय देगा वो आपका अनिवार्य अधिनिर्णय कहलाता है। और ये निर्णय कैसा होता है? ये निर्णय आपका अनिवार्य होता है। ये आपका कह सकते हैं, ये इसको आप मान सकते हैं, ठीक है, ये आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। ये आपका निर्णय बाध्यकारी होता है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? सही आंसर हमारा होगा डी, इसका सही आंसर होगा। ये जो आपका निर्णय होता है कैसा होता है? अंतिम उपाय होता है। इसके अलावा आपको अन्य उपाय नहीं करना है। हम लोग कहेंगे इसका जो निर्णय होगा अंतिम निर्णय माना जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के किस चरण में श्रमिकों के बीच राजनीतिक और वर्ग चेतना का विकास हुआ था? विकास का बात करिए, विकास प्रमुख विशेषता है। देखिए जो आपका राजनीतिक चेतना है और वर्ग चेतना की बात की जा रही है, यहाँ पे ऐसी बात की जा रही है जो आपका ट्रेड यूनियन है, ठीक है, जो आपका ट्रेड यूनियन मिलती है इसके लिए अधिनियम आया था। इसके अलावा जो आपका आईएलओ है, ठीक है, ठीक है, श्रम संगठन है, जैसे आपका इंडस्ट्रियल जो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसके बारे में बात, ये सब कब बने थे आपके? तो ये सब आपके बने थे द्वितीय द्वितीय चरण में बने थे। कब बने थे? द्वितीय चरण। जैसे आपका जो 1919 में क्या बना था? 1919 में आपका आईएलओ बना था। क्या बना था? आईएलओ बना था। 1926 में आपका क्या बना है? तो आपका ट्रेड यूनियन अधिनियम आया। तो ये आपका राजनीतिक और वर्ग चेतना की यदि हम लोग बात करते हैं, तो आपका द्वितीय चरण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा? द्वितीय चरण के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कुछ प्रकार से कि मजदूरी संहिता 2019 किसके बारे में बात की जा रही है? मजदूरी संहिता 2019 के बारे में बात कर रही है। इसके तहत कर्मचारी की परिभाषा से कामगार की परिभाषा को अलग करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है?
सबसे महत्वपूर्ण कारक की बात की गई है, किसके बारे में? कर्मचारी के बारे में बात की गई है और आपके कामगार के बारे में बात की गई है। यहाँ पे क्वेश्चन आप एक चीज़ याद रखना, जब आपको क्वेश्चन यदि समझ में आए तो आपको इंग्लिश में एक बार अवश्य देखना है। तो यहाँ पे जो कर्मचारी है, वो कौन-सा आपका एम्प्लॉयी की बात की जा रही है और जो आपकी क्या है, कामगार है, वो क्या है आपका वर्कर है। जो वर्कर क्या सब क्या कहलाता है जो क्लास होगी वो आपकी कौन-सी होगी? ये आपकी मज़दूर क्लास हो सकती है, ये आपकी निम्न क्लास हो सकती है, लेकिन जो आपकी कर्मचारी क्लास है, ये आपकी हाई क्लास में गिनती इसकी की जाती है। ठीक है? इसको अच्छा वेतन मिलेगा, इसको अच्छा वेतन नहीं मिलेगा, इसके अलावा इसको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, इसको फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं मिलेंगी, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कि कामगार वो है जिसका मासिक वेतन 18,000 से कम है, लेकिन कर्मचारी में ऐसी कोई सीमा नहीं होती है। बिल्कुल बात सही है, जो आपका कामगार होता है, ठीक है? उसका वेतन एक निर्धारित सीमा तक होता है, ठीक है? इसमें एक सीमा होती है, आपका कामगार होगा, इसके वेतन में एक सीमा होगी, लेकिन जो आपका कर्मचारी होता है, इसमें कोई सीमा नहीं होती है। तो ये आपका एक कारक तो बन सकता है, ठीक है? परिभाषा की बात की जा रही है, तो ये आपका कारक तो बन सकता है, ठीक है? चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन कहता है कर्मचारी में सभी परिवेशी सभी परिवेशी और प्रबंधकीय व्यक्ति शामिल होते हैं, जबकि कामगार में केवल मैनुअल या तकनीकी व्यक्ति शामिल होते हैं। कामगार में तकनीकी व्यक्ति शामिल होते हैं और मैनुअल व्यक्ति शामिल होते हैं। बिल्कुल बात ठीक है, जो आपकी कामगार क्लास होती है, इसमें ऐसे कर्मचारी होंगे जो आपके कैसे होंगे, मैनुअल काम कर रहे होंगे या फिर तकनीकी रूप से सक्षम होंगे, वो काम कर रहे होंगे। लेकिन जो कर्मचारी वर्ग होता है, जो आपका एम्प्लॉयी वर्ग होता है, ये कैसा होता है, ये सुपरवाइज़री होता है, ये हम लोग कहेंगे अधिकारी लेवल का ये होता है, ठीक है? प्रबंधन में ये काम करता है, ठीक है? प्रबंधन लेवल पे ये काम करता है, तो ये भी आपका ठीक होगा। अगला देखिए कामगार में शिशु, क्या है आपका? शिक्षु, शिक्षु शामिल होते हैं जबकि कर्मचारी में नहीं। तो बिल्कुल बात ठीक है, जो आपका कामगार होता है, वर्कर होता है, वो एक शिक्षु होता है, एक अप्रेंटिस होता है, यानी वो काम सीखने आता है, ठीक है? उसको कह सकते हैं हम लोग काम सीखने आया है, लेकिन जो आपका कर्मचारी होगा, उसको ऑलरेडी आपको काम आता ही है। अगला देखिए, कर्मचारी में कामगार भी शामिल होते हैं, लेकिन कर्मचारी की परिभाषा कामगार की तुलना में अधिक व्यापक है क्योंकि इसमें प्रशासनिक और प्रबंधकीय कार्य करने वाले व्यक्ति भी शामिल होते हैं। तो ये तो आपका मुझे ये भी आपका ऑप्शन ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कर्मचारी की परिभाषा की बात दोनों परिभाषा में बात की जा रही है। तो ये देखिए जो आपका ये आपके तीनों क्या होंगे, इसके कार्य के अंतर्गत आएँगे, इसकी विशेषताओं के अंतर्गत आएँगे। लेकिन जो आपको परिभाषा की बात करेंगे तो हम लोग ऑप्शन डी चूज़ करेंगे। कौन-सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? ऑप्शन डी चूज़ करेंगे, क्योंकि जो आपका कर्मचारी होता है, ठीक है? जो आपका कर्मचारी होता है, हम ऐसे कहेंगे जो आपका कामगार होता है, वो एक कर्मचारी हो सकता है, लेकिन आपका कर्मचारी होगा वो आपका कामगार नहीं हो सकता है। जो आपका कर्मचारी होगा, वो एक व्यापक रूप है और जो आपका कामगार है, वो एक छोटा रूप है, ठीक है? कर्मचारी की परिभाषा में कामगार आ सकता है, उसकी तुलना अधिक व्यापक हम लोग कह सकते हैं। क्योंकि जो आपका काम कर्मचारी होता है, इसमें किसमें प्रशासनिक और प्रबंधकीय कार्य करता है, जबकि कर्मचारी ऐसा नहीं कामगार सॉरी ऐसा नहीं करता है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? सही आंसर हमारा हो जाएगा डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में इसके तहत ग्रेजुटी के लिए पात्रता हेतु निरंतर सेवा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? नहीं आपको पूछा जा रहा है। किसके बारे में? निरंतर सेवा के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, निरंतर सेवा कौन-सी होगी? साथियों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नॉलेज सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहे। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि निश्चित अवधि के लिए कर्मचारी को 5 साल की सेवा पूरे किए बिना आनुपातिक ग्रेजुटी का भुगतान किया जाएगा। बिल्कुल ये बात तो आपकी ठीक होगी, बिल्कुल आपकी बात ठीक होगी, लेकिन सही नहीं है। इसमें पूछा गया ये तो कथन आपका ठीक है। जब हमारी पिछली क्लास हुई थी मैंने इसको आपके बारे में बताया था, जो आपकी निश्चित अवधि के लिए कर्मचारी आते हैं, चाहे वो 6 महीने के लिए आए हों, 1 साल के लिए आए हों, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर्मचारी आते हैं, चाहे वो लोग 1 दिन के लिए आए हो या 1 साल या 1 महीने या 1 दिन के लिए, कितने भी दिन के लिए आया हो, यदि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आया तो जितने टाइम वो रह रहा है, उतने टाइम वो ग्रेजुटी का अधिकारी होगा। उसके लिए 5 साल वाली सीमा काम नहीं करती है। इसके अलावा जो निरंतर कर्मचारी होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं होते हैं, उनके लिए 5 साल वाला काम करता है। लेकिन यहाँ पे ये भी होगा, जो आपके दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, उनके भी यही 5 साल वाला क्राइटेरिया काम नहीं करता है। ठीक है? तो जैसे ये आंसर क्या होगा? इसका ए तो आपका सही होगा, ठीक है? ऑप्शन ए तो आपका ठीक है, ये सही हमसे नहीं पूछा गया। आगे देखिए, खदानों के लिए 12 महीने की निरंतर सेवा के लिए कर्मचारी को वास्तव में 190 दिन ही काम करना चाहिए, तो ये भी आपका तो ठीक है, ये आपका गलत नहीं है। कामबंदी की अवधि को ग्रेजुटी के उद्देश्य से निरंतर सेवा में शामिल नहीं किया जाता है, शामिल तो किया जाता है, तो ये आपका मिल जाएगा, ठीक है? काम अवधि, देखिए जो कामबंदी होती है या हड़ताल होती है, किसकी गलती होती है? ये आपकी नियोक्ता की गलती मानी जाती है, ये कर्मचारी यहाँ पे इसका कर्मचारी का यहाँ पे कोई दोष नहीं होता है। जब कर्मचारी का दोष नहीं है तो उसकी जो ग्रेच्युटी होगी उसकी सेवा में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ठीक है, शामिल किया जाएगा, ठीक है? ग्रेच्युटी को उसकी सेवा में किया जाएगा शामिल जब तक कामबंदी आपकी रहती है। कामबंदी ऐसा नहीं होगा कि कामबंदी चल रही है तो उसकी ग्रेच्युटी की जो सीमा है, ग्रेच्युटी है उसको समाप्त कर दिया जाएगा, उसको शामिल किया जाएगा। तो यही आपका सही नहीं होगा, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे?
सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? सी इसका सही आंसर है, इसके अलावा डी आपका भी ठीक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कर्मचारी, देखिए क्या है? औद्योगिक संबंध संहिता 2020, इसमें हड़ताल की परिभाषा के तहत निम्नलिखित में से कौन से किसे हड़ताल माना जाएगा? किसे हड़ताल माना जाएगा? ये पूछा जाएगा, हड़ताल के बारे में पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं। कामगारों को कामगार एक समूह द्वारा सामूहिक रूप से आकस्मिक अवकाश के लिए आवेदन करना। बिल्कुल ये तो आपका ठीक हो सकता है, ये भी आपका ठीक हो सकता है। यदि आपके जो कामगार हैं एक साथ ही सामूहिक अवकाश की छुट्टी मार दी, यानी क्या है? सामूहिक अवकाश क्या होगा? यानी कोई भी कर्मचारी आएगा नहीं, कर्मचारी आएगा नहीं तो क्या होगा? आपकी जो कंपनी है उसमें छुट्टी रहेगी, और जब छुट्टी रहेगी तो एक हड़ताल के रूप में देखा जा सकता है। अगला देखते हैं। कामगारों का काम करने से इनकार करना, लेकिन नियोजक की अनुमति से कार्यस्थल पर मौजूद रहना, तो ये भी आपका ठीक हो सकता है, लेकिन उतना ठीक आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नियोजक की बात तो मानी जा रही है। अगला देखिए, कामगारों द्वारा धीरे काम करना, ये जानबूझकर काम की गति को कम करना, ये भी आपका ठीक होगा। अगला देखिए, कार्यस्थल में एक दिन के लिए शांतिपूर्ण उपवास रखना, शांतिपूर्ण उपवास रखना, ये कोई आपका हड़ताल के अंतर्गत नहीं आता है। यदि आप शांतिपूर्ण उपवास रख रहे हैं तो ये कोई हड़ताल के अंतर्गत तो काउंट नहीं होगा। तो आपके जो ए बी सी हैं, ये आपके तीनों ही परिवार हम लोग कह सकते हैं कि इनको हड़ताल माना जाएगा। लेकिन यदि हम लोग परिभाषा की बात करते हैं तो सबसे जो सही आपकी परिभाषा रहने वाली है 2020 वाली जो संबंध संहिता आई थी, औद्योगिक संबंध संहिता, इसके अनुसार कामगारों द्वारा धीरे काम करना या जानबूझकर काम की गति को कम करना, ये आपकी परिभाषा को माना जाएगा, हड़ताल को माना जाएगा। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के तहत एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन के सामान्य कोष, जो आपका जनरल फंड है, का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में बात की जा रही है। चलिए देखते हैं। यूनियन के अधिकारियों का वेतन, बिल्कुल सामान्य कोष का जो काम होता है वो अधिकारियों के वेतन के लिए तो आता ही है। अलग ये यूनियन के सदस्यों के लिए प्रकाशित पुस्तकों या पत्रिकाओं की लागत, ये भी आपका ठीक होगा। विधानमंडल या किसी स्थानीय निकाय के लिए उम्मीदवारों का वित्तीय सहायता देना, ये आपका नहीं होगा। इसका उपयोग जो जनरल अकाउंट होता है, इसमें इसका प्रयोग नहीं होता है। इसमें किसका प्रयोग होता है? जो आपका कौन-सा होता है? जो राजनीतिक कोष होता है, जो आपका राजनीतिक कोष होगा, सामान्य कोष के अलावा जो आपका राजनीतिक कोष होगा, उसमें ये काम आते हैं। जो भी आपके पॉलिटिकल संबंधी काम होते हैं, या आप लोग कह सकते हैं, जो आपका चुनाव वगैरह होगा, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? वो आपके सब पॉलिटिकल जो आपके होते हैं फंड, इसके अंतर्गत आता है। सामान्य कोष के अंतर्गत नहीं आएगा, इसलिए सही आंसर क्या होगा हमारा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन। औद्योगिक संबंध के एकात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करने वाली कंपनी में कंपनियों में प्रबंधन द्वारा विवादों को हल करने के लिए कौन सी पद्धति सबसे अधिक इस्तेमाल की जाती है? सबसे अधिक इस्तेमाल की जाती है, इसके बारे में बात की जा रही है। चलिए देखते हैं। सामूहिक सौदेबाजी और स्वैच्छिक मध्यस्थता, कर्मचारियों की शिकायत निवारण प्रणाली, और संचार में सुधार, त्रिपक्षीय सुलह, या ट्रेड यूनियन को एकमात्र सौदेबाजी एजेंट के रूप में मान्यता देना। तो सही इसमें आंसर हमारा क्या रहने वाला? तो सही इसमें आंसर जो होगा वो होगा हमारा कर्मचारियों की शिकायत निवारण, जो कर्मचारियों की शिकायत है इसमें निवारण करना, ठीक है, और संचार में सुधार रखना, यही आपका सबसे सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन। कारखाना अधिनियम 1948 की आप हम लोग कहेंगे व्यवसाय सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता 2020 के अनुसार किसी भी वयस्क कामगार को एक सप्ताह में अधिकतम कितने घंटों से अधिक काम करने की अनुमति नहीं है। यानी हम लोग कहेंगे जो एक कामगार है वो एक दिन में, या हम लोग कहेंगे एक सप्ताह में, ठीक है, यहाँ पे एक सप्ताह की बात की जा रही है, एक सप्ताह में अधिकतम कितने घंटे वो काम कर सकता है, इससे अधिक काम नहीं कर सकता है। आंसर बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा, हमारे कोर्स के बारे में पुनः बताना चाहूंगा। मात्र 349 में कोर्स आपको मिल रहा है, यदि आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हो FEST100। क्या है? FEST100 कूपन कोड इस्तेमाल करते हो। यदि आप हिंदी माध्यम में तैयारी कर रहे हो, एक अच्छे बैच की तैयारी, ऐसे बैच को देख रहे हो जो आपको होने वाले एग्जाम के लिए एक बूस्टर साबित हो, तो आप हमारे इस बैच को परचेज कर सकते हो। चलिए हम लोग बात करेंगे हमारे आंसर के बारे में, देख लेते हैं। तो हमारा आंसर जो रहने वाला है एक सप्ताह में, तो वो आपका होता है 48 घंटे। कितना होता है? एक सप्ताह में मैक्सिमम आपके 48 घंटे काम कर सकता है कामगार। और एक दिन में यदि पूछा जाए, एक दिन की यदि बात की जाए, तो अधिकतम आपका होता है, वो आपका होता है 9 घंटे। कितना? 9 घंटे। एक दिन की यदि बात करते हैं तो 9 घंटे होगा, ठीक है? और यदि एक सप्ताह की बात करेंगे तो आपका 48 घंटे ही आपका काउंट होगा। एक 48 घंटे से अधिक कामगार करना अनुमति नहीं है। इसके अलावा वो ऊपर काम करता है तो क्या होगा? वो ओवर टाइम में वो काउंट किया जाएगा। उसकी जो सैलरी होगी आपकी दोगुनी काउंट की जाती है, ठीक है? दोगुनी में दी जाती है सैलरी, जो आपका ओवर टाइम होता है। आगे देखिए। श्रम कल्याण के तहत निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा को आंतरिक परिसर कल्याण सुविधा, क्या है आपकी? आंतरिक परिसर कल्याण सुविधा माना जाता है। चलिए देखते हैं। कर्मचारी के बच्चों के लिए स्कूल, परिवार नियोजन सहायता, आराम कक्ष, क्रेच सुविधा, या आवास या परिवहन सुविधा। देखिए
कर्मचारी के बच्चों के लिए, बच्चे तो बाहर रहते हैं, कंपनी में तो रहते नहीं है, तो इसलिए तो आपका क्या हो गया, ये बाह्य सुविधा हो गई। परिवार नियोजन सहायता है, तो ये तो आपका परिवार का निजी मामला हो गया, ये भी नहीं होगा। आराम कक्ष या क्रेच सुविधा, देखिए आराम कक्ष रेस्ट रूम हो गया, क्रेच की सुविधा होगी, ये सब आपकी आंतरिक सुविधा होती है। आंतरिक यानी जो परिसर है, जब कंपनी का परिसर है, उसके अंदर जो सुविधा दी जा रही है, वो आपका आंतरिक सुविधा कहलाएगी। जैसे आपका शौचालय हो गया, पानी पीने की सुविधा हो गई, रेस्ट रूम हो गया, ठीक है? ये सब कैसे होंगे? जैसे अब जो महिलाएँ होती हैं, जिनके बच्चा वगैरह हो गया होता है, उनको दूध पिलाने के लिए जो कक्ष बनाया जाता है, ठीक है? वो सब हो गया। ये सब किसमें आता है? तो यह सब आपके आंतरिक कल्याण सुविधा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आवास ये तो कंपनी से बाहर ही बनेगा, तो सही आंसर हमारा क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा। क्या? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो भारत में औद्योगिक संबंधों के विकास में सरकार की त्रिपक्षीय तंत्र के माध्यम से श्रमिकों के मुद्दों को संबंधित करने की इच्छा को किस निकाय के गठन से सबसे अच्छी तरह दर्शाया गया है? सबसे अच्छी तरह से दर्शाया गया है। चलिए देखते हैं कौन सा होगा। श्रम न्यायालय, भारतीय श्रम सम्मेलन, ट्रेड यूनियन कांग्रेस, केंद्रीय वेतन बोर्ड। तो इसमें से सही आंसर हमारा क्या रहने वाला है? इसमें यदि हम लोग सही आंसर की बात करेंगे, तो सही आंसर हमारा क्या होगा? तो आपका होगा भारतीय श्रम सम्मेलन। क्या है आपका? भारतीय श्रम सम्मेलन है। ये आपके सरकार के त्रिपक्षीय तंत्र के माध्यम से श्रमिकों के मुद्दों को, इससे संबंधित जो भी इच्छाएँ, श्रमिकों की जो भी इच्छाएँ हैं, उसको उठाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य किसने किया है? तो भारतीय श्रम सम्मेलन ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपका किया है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत असंगठित कामगार की परिभाषा में किसे शामिल किया जाता है? असंगठित कामगार के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। चलिए देखते हैं। यह कामगार जो ईपीएफओ या ईएसआई के तहत कवर नहीं है, वह कामगार जो किसी कारखानों में काम करता है लेकिन पंजीकृत ट्रेड यूनियन का सदस्य नहीं है, वह कामगार जो स्वयं कार्यरत है या किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत है, जहाँ केवल 10 या क्रम 10 से कम कामगार कार्यरत होते हैं। बिल्कुल ये आपका होगा। स्वयं कार्यरत जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, वो कैसा कामगार होता है? वो आपका असंगठित कामगार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा? असंगठित कामगार के अंतर्गत आएगा, जो आपका सेल्फ एम्प्लॉयड जो आपका कर्मचारी होगा, ठीक है? जिसके पास सेल्फ एम्प्लॉयड होगा। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर होगा, सी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मजदूरी संहिता 2019 में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए किस निकाय का प्रावधान किया गया है? किस निकाय का प्रावधान किया गया है? तो सही आंसर हमारा क्या होगा? तो वो आपका हो रहने वाला है केंद्रीय सलाह बोर्ड। क्या होगा आपका? केंद्रीय सलाह बोर्ड। इसके बारे में बात की गई है, ठीक है? जो आपके बात करेंगे, ठीक है? जो आपका केंद्रीय सलाह बोर्ड होगा, इसमें त्रिपक्षीय संगठन होता है, त्रिपक्षीय काम करता है। त्रिपक्षीय काम कौन सा होगा? तो पहला तो आपका होगा श्रम संगठन होगा। क्या होगा? श्रम संगठन। दूसरा क्या होगा? दूसरा आपका होगा नियोक्ता। नियोक्ता होगा। तीसरा कौन होगा? तीसरा आपका होता है स्वतंत्र व्यक्ति होता है। कौन सा होता है? स्वतंत्र व्यक्ति होगा। जो कैसा होगा? स्वतंत्र व्यक्ति। ठीक है? क्या होगा? स्वतंत्र व्यक्ति होगा जो इनमें से जो ना इनकी बात सुनेगा, ना इनकी बात सुनेगा, सही बारे-बारे सही जो बात होगी उसके बारे में ये बात करेगा, ठीक है? तो सही आंसर हमारा क्या होगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि औद्योगिक संबंध के एकात्मक दृष्टिकोण के तहत ट्रेड यूनियन की उपस्थिति को किस रूप में देखा जाता है? किस रूप में देखा जाएगा ट्रेड यूनियन की उपस्थिति को? ठीक है? चलिए, और एकात्मक दृष्टिकोण के बारे में बात की गई, ठीक है? एकात्मक दृष्टिकोण के बारे में बात की गई है। चलिए देखते हैं। तो जो आपका एकात्मक दृष्टिकोण होता है, वो ये मानता है जो आपका ट्रेड यूनियन है, वो कैसी है? एक अनावश्यक संस्था है। कैसी है? अनावश्यक संस्था है। दोषपूर्ण संचार की परिणाम है, जिसे सहयोग के माध्यम से हटाया जाना चाहिए, ठीक है? तो यही आपका हो जाएगा, सी इसका सही आंसर होगा। जो आपका एकात्मक दृष्टिकोण होता है, वो क्या कहता है? जो आपका प्रबंधन है, जो प्रबंधन की यूनियन बनी हुई है, वही एक वैधानिक संस्था है। इसके अलावा जो ट्रेड यूनियन संस्था है, वो कोई वैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है? ये एक अनावश्यक संस्था है, इसको फर्जी में बनाया गया है। इसके बारे में अगर एकात्मक दृष्टिकोण के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है? आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मजदूरी संहिता 19 के अनुसार किसी कर्मचारी की सेवा समाप्ति होने पर उसकी अंतिम मजदूरी का भुगतान नियोक्ता को कितने कार्य दिवस के भीतर करना अनिवार्य होगा? यानी कर्मचारी है, इसकी सेवा समाप्त हो गई है, तो उसके जो पैसे बचे हैं, वो कितने दिन के अंदर कर्मचारी के अकाउंट में आ जाने चाहिए? आंसर बताने से पहले बताना चाहूंगा, यदि जो आपकी जो क्लास चल रही है, जो आपकी वर्तमान क्लास चल रही है, इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए, इसमें जो सही आंसर रहने वाला है, तो कितने दिन में? तो आपके कम से कम जो मैक्सिमम है 2 दिवस, 2 कार्य दिवस,
यानी दो वर्किंग डेज है, इसके अंतर्गत जो 2 दिन हो गए, इसमें जो एम्प्लॉय है इसका पैसा आपके उसके अकाउंट में आ जाना चाहिए। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा, सी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत उद्योग की परिभाषा में निम्न में से किसे स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया? उद्योग की परिभाषा में, ठीक है? उद्योग की परिभाषा में चलिए देखते हैं। वे सरकारी विभाग जो संप्रभु कार्य करते हैं या कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए कार्य करते हैं, तो इसमें से आपका यही सही होगा, ठीक है? पहला ही ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है? पुनः बताना चाहूंगा हमारे ऐप के बारे में, कोर्स के बारे में मात्र 350 रुपए मिल रहा है। इसके अलावा यदि कोई क्वेरी करनी है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। कोई भी क्वेरी आपकी करनी हो, ठीक है? कोई भी क्वेरी करनी है तो आप दिए हुए नंबर संपर्क कर सकते हो, कोर्स से संबंधित, ठीक है? आपकी सारी क्वेरी को क्लियर किया जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत यह हम लोग कहेंगे कि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के माध्यम से नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते का अनिवार्य अंश दर क्या है? ठीक है? अनिवार्य अंशदान क्या अंशदान दर है इसका पूछा गया है। ठीक है? सामान्य प्रतिष्ठानों के लिए तो अनिवार्य अंशदान दर होती है, कितनी होती है? प्रत्येक पक्ष पर 12% लागू होती है। अब 12% आपको कौन देगा? तो 12% आपका नियोक्ता देगा। कौन देगा? तो आपका नियोक्ता देगा और सेम 12% ही कौन देगा? सेम 12% आपका कर्मचारी देगा। कौन देगा? कर्मचारी देगा। ठीक है? कौन देगा? कर्मचारी देगा। तो दोनों ही 12-12% देते हैं। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? 20 का सही आंसर होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि श्रम कल्याण के तहत प्रदान की गई बाह्य परिसर से यानी बाहर सुविधाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाहर इसके बारे में बात की गई, मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए देखते हैं। कामगारों के एक काम को घंटों को नियंत्रित करना, ठीक है? कामगारों के काम को घंटे को नियंत्रित करना। अगले देखिए, कामगारों को केवल उनके आर्थिक लाभ प्रदान करना, कामगारों के परिवारों परिवारों और सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने में सहायता करना, ठीक है? बाहर की बात की जा रही है, बाहर में कौन आएगा? कामगार का परिवार ही तो आएगा और कामगार का परिवार आएगा तो परिवार में क्या होगा? समाज परिवार और सामाजिक जीवन यापन को बेहतर बनाना ही इसके बाह्य परिसर के सुधार में काउंट होता है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सी इसका सही आंसर होगा। चलिए, और इसके अलावा जो ये आपके हैं, ये आपके आंतरिक ही काउंट होंगे, ठीक है? आंतरिक काउंट होंगे। अगला क्वेश्चन कहता है ट्रेड यूनियन 1926 के तहत 2 या 2 से अधिक पंजीकृत ट्रेड यूनियन के विलयन के लिए प्रत्येक यूनियन के कितने सदस्य की सहमति अनिवार्य है? यानी यहाँ पे बात की जा रही है, मान लीजिए 2 ट्रेड यूनियन है, ठीक है? 2 ट्रेड यूनियन है, उनको क्या करना है? आपस में मेल-जोल करना है, गठबंधन करना है, विलय करना है। तो कितने कर्मचारी? कुछ देखिए, कुछ कर्मचारी होंगे वो आप इसमें होंगे, आपके प्रथम ट्रेड यूनियन में होंगे, कुछ कर्मचारी होंगे आपके द्वितीय ट्रेड यूनियन में होंगे। तो कितने जो आपके कर्मचारी यदि मान जाए कि हाँ, दोनों का विलय होना चाहिए, तो सही आंसर हमारा जो होगा वो आपका क्या होगा? तो वो आपका रहने वाला है सदस्यों की कुल संख्या कितना? आधा, ठीक है? यानी यानी मान लीजिए 100 कर्मचारी, ठीक है? टोटल मिला के 100 कर्मचारी, पहले प्रथम जो आपकी ट्रेड यूनियन, द्वितीय जो ट्रेड यूनियन, तो दोनों कर्मचारी मिला के कितने? जो 50, ठीक है? 50 जो है, 50 कर्मचारी की सहमति होनी चाहिए कि हाँ, इनका विलय होना चाहिए, ठीक है? ये आपका होगा। लेकिन जब वोटिंग हो रही है, ठीक है? दोनों का जब विलय हो रहा है, वोटिंग जब हो रही है, तो कितने? तब 75% जो आपका आधा है, आधे का 75% वोटिंग करनी अनिवार्य है, ठीक है? 75% का वोटिंग करना भी अनिवार्य है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सी इसका सही आंसर होगा कि कुल सदस्यों का जो आपका आधा होना चाहिए यानी 50% होना चाहिए और 50% का भी कितना? 75% वोटिंग में आना चाहिए। कितना? कौन-सा? 75% वोटिंग में आना चाहिए। ठीक है? सही आंसर क्या होगा हमारा? सी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत सुलह अधिकारी की मध्यस्थता से समझौते की कानूनी स्थिति क्या होगी? कानूनी स्थिति क्या होगी? कौन करता है यदि समझौता? कब समझौता करेगा आपका? सुलह अधिकारी समझौता करेगा। देखिए, ये आपका सुलह अधिकारी होता है, ये जो समझौता करता है, ये कैसा होता है? तो ये आपका एक कानूनी समझौता करता है, ये कानूनी समझौता करेगा, तो ये कैसा समझौता होगा? ये समझौता आपका बाध्यकारी समझौता के अंतर्गत काउंट होगा, ठीक है? ये कानूनी रूप से आपको मानना ही पड़ेगा। तो इसमें से देखिए कौन सा सही आंसर होगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये औद्योगिक विवाद से संबंधित सभी वर्तमान और भविष्य के कामगारों पर बाध्यकारी है। ठीक है? सी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रॉयल कमीशन ऑन लेबर जिसे व्हिटले कमीशन भी कहा जाता है, गठन 1929 में किस उद्देश्य से किया गया था? किस उद्देश्य से किया गया था? चलिए इसके बारे में यदि हम लोग बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर हमारा क्या होगा? तो सही जो आंसर हमारा रहने वाला है वो आपका होगा कि भारतीय श्रमिकों को काम करने की दशाओं, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को व्यापक रूप से जांच करना है। ये इसका कमीशन का उद्देश्य था और इसने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो आपकी
1931 में। कब? 1931 में रिपोर्ट इन्होंने दी थी, ठीक है? रिपोर्ट कब आई थी? 1931 में इसकी रिपोर्ट आई थी और 1929 में ये विडले कमीशन आपका आया था। तो ये आपका हिस्ट्री से भी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 या समाज सुरक्षा संहिता 2020 के तहत एक महिला कर्मचारी को प्रसव की तारीख से पहले और बाद के लिए कुल अधिकतम सवेतन मातृत्व अवकाश है कितने दिनों तक मिलता है यदि वह 2 से कम बच्चों के लिए आवेदन कर रही है, ठीक है? देखिए एक चीज आपको याद रखनी है, जो आपका मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 है या समाज सुरक्षा संहिता 2020 है, ये दोनों ही क्या हो गए? ये दूसरे विलय हो गए थे, ठीक है? विलय हो गए थे। तो इन दोनों के जो कर्म इसके जो नियम थे, किसमें आ गए थे आपके? ये आपके समाज सुरक्षा में आ गए थे। तो दोनों ही आपके हो गए। या तो आपके ऐसा पूछा जाए कि समाज सुरक्षा संहिता 2020 के तहत, या ऐसा पूछा जाए मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत, दोनों ही क्वेश्चन आपके समान ही काउंट हो गए। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि मातृत्व का सूत्र कितना मिलेगा, ठीक है? अधिकतम कितना मिलेगा? तो आपका मिलता है कितना? 26 सप्ताह मिलता है। यानी कितने? यदि उसके 2 से कम बच्चे हैं, ठीक है? 2 से कम यदि बच्चे हैं तो उसको 182 दिन की लीव मिलती है, मातृत्व लाभ मिलता है। इससे अधिकतम लाभ उसको नहीं मिलेगा। इससे अधिकतम से लाभ चाहिए तो उसको वेतन से अपने काउंट कराना पड़ेगा, वेतन उसका कटेगा। उसको वेतन सहित, यदि उसको सवेतन की बात की जा रही है कि वेतन सहित उसको कितने 182 दिन का लाभ मिलता है। और यदि कब होगा? जब उसके 2 या 2 से कम बच्चे हों। लेकिन यदि तीसरा बच्चा आता है, कितना? तीसरा बच्चा यदि आता है, तब उसको मातृत्व लाभ यदि पूछा जाए कितने दिन का मिलेगा, तब उसको मिलता है कितना? 12 सप्ताह का। कितना? 12 सप्ताह का मिलेगा, तब मातृत्व लाभ उसे प्राप्त होगा। यानी कितने दिन का? तब मिलेगा उसको 84 दिन का। कितना? 84 दिन उसे काउंट मिलेंगे, ठीक है? 84 दिन। तो सही आंसर हमारा क्या यहाँ पे है? इस चीज का सही आंसर है, ये आपका जो होगा, ये तीसरे बच्चे के लिए काउंट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की शर्तें संहिता 2020 में श्रम कानूनों के कार्यान्वयन और अनुपालन के लिए निरीक्षक की पारंपरिक पदनाम को बदलकर नया पदनाम क्या दिया गया है? नया पदनाम क्या दिया गया है? वो आपका दिया गया है निरीक्षक सह सुविधाकर्ता। क्या है? निरीक्षक सह सुविधाकर्ता, ठीक है? ये नया नाम दिया गया है। इसका काम क्या होता है? इसके काम की यदि बात करेंगे तो इसका सीधा काम लोग यही कहेंगे कि ये नियोक्ताओं को, ठीक है, नियोक्ता का काम, जो काम है उसके बारे में इसको सहायता प्रदान करना है कि नियोक्ता को काम कैसे करना है। इसके अलावा जो कानून है उससे भी इसे सहायता प्रदान करनी है कि किस प्रकार से कानून से बचा जा सकता है, या फिर कानून को सही प्रकार से किस प्रकार से लागू किया जा सकता है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? इस चीज का सही आंसर होगा। पुनः बताना चाहूंगा हमारे कोर्स के बारे में, मात्र 349 मिल रहा है, ठीक है? हिंदी माध्यम में बैच आपको मिल रहा है। सारे कोर्स आप जो भी आपका पूरा सिलेबस में काउंट, पूरा ही सिलेबस आपका कवर कराया जा रहा है। तो यदि आपको बैच परचेस करना है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो, या फिर आप हमारे ऐप एग्जाम वेब को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर ये आपको बैच मिल जाएगा, ठीक है? एग्जाम वेब आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, ये ऐप आपको, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ आपको कोर्स मिल जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 या सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत बीमारी लाभ, क्या है? बीमारी लाभ के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बारे में बात की गई है। चलिए देखते हैं। यह लाभ पाने के लिए कर्मचारी को बीमा अवधि में कम से कम 70 दिनों का अंशदान करना अनिवार्य है। ये तो आपका ठीक है। यह लाभ अधिकतम 91 दिनों के लिए देय है। ये भी आपका ठीक है। यह लाभ सामान्यतः दैनिक औसत मजदूरी का 50% की दर से दिया जाता है। तो ये तो आपका सही नहीं है, ठीक है? ये आपका सही नहीं है। कितना दिया जाता है? तो 50% नहीं दिया जाता है। कितना दिया जाता है? तो आपका 70% दिया जाता है। कितना? 70% दिया जाता है। जब आपका 50% की बात की जाएगी तो आपका कब होगा? तो काम मंदी के समय। कब होगा? जब काम मंदी चल रही होगी, तब आपका 50% काउंट होगा। लेकिन जो आपका बीमारी लाभ होगा उसमें आपका 70% काउंट होगा, ठीक है? तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सी आंसर हो जाएगा, यही आपका गलत ऑप्शन है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार कह रहा है कि ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के तहत ट्रेड यूनियन के राजनीतिक कोष का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? राजनीतिक कोष का उपयोग, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। ऐसे क्वेश्चन ने अभी कुछ किया था, ठीक है? अभी कुछ समय पहले ही हमने क्वेश्चन ये किया था। चलिए, ऑप्शन देखते हैं कि ट्रेड यूनियन के अधिकारियों का वेतन भुगतान, ये आपका सामान्य कोष के लिए है, जो जनरल अकाउंट होता है, ठीक है? इससे इसका भुगतान किया जाता है। किसी औद्योगिक विवाद के संचालन का बचाव की लागत, ठीक है? संचालन या बचाव की लागत। औद्योगिक विवाद हुआ है, तो ये भी आपका जनरल अकाउंट में ही काउंट होता है। यूनियन के सदस्यों के सामाजिक बीमा की प्रीमियम राशि का भुगतान करना, ये भी आपका जनरल अकाउंट में आता है, ठीक है? तीनों के कैसे होंगे? ये आपके सामान्य खाते में काउंट होंगे, जनरल अकाउंट, ठीक है? आपका कैसा होगा? जनरल अकाउंट होगा ये। लेकिन आपका ट्रेड यूनियन के हित के प्रभावित करने के लिए राजनीतिक सम्मेलन होगा, किसमें आएगा? राजनीतिक कोष में आएगा। इसलिए सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए,
अगला क्वेश्चन क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ प्रकार से कहता है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता और सामूहिक सौदेबाजी के बीच सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक अंतर क्या है? सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक अंतर क्या है? इसके बारे में हमसे बात की गई है। चलिए, तो उसमें जो सही आंसर हमारा देख लेते हैं, सही आंसर हमारा क्या होगा? तो सही आंसर होगा कि जो श्रमिकों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, ठीक है? प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता एक प्रशासनिक मानव संबंध अवधारणा है जो प्रबंधन के लक्ष्यों का समर्थन करती है, जबकि सामूहिक सौदेबाजी एक विरोधी प्रक्रिया है जो शक्ति संघर्ष को दर्शाती है। यही आपका हो जाएगा, ठीक है? ठीक है? यही आपका होगा। डब्ल्यूपीएम क्या है आपका? वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ठीक है? यानी प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, ठीक है? डब्ल्यूपीएम से इस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? डी इसका इस प्रकार से सही आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मजदूरी संहिता 2019 के तहत बोनस भुगतान के लिए किसी कर्मचारी को एक वित्तीय वर्ष में प्रतिष्ठान में कम से कम कितने दिन काम करना चाहिए? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन? कितने दिन उसे काम करना चाहिए तो उसे जो आपका बोनस है वो आपका प्राप्त हो जाए? तो कितने दिन? तो कम से कम उसे 60 दिन काम करना पड़ेगा तो उसे बोनस का वो कहेंगे लाभार्थी बन जाएगा या हम लोग कहेंगे उसको बोनस मिलेगा, ठीक है? तो सही आंसर क्या होगा हमारा? बी इसका सही आंसर होगा, बी 60 दिन। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायाधिकरण के बीच मुख्य कार्यात्मक अंतर क्या है? मुख्य कार्यात्मक अंतर क्या है? ये आपके बारे में क्वेश्चन आपका बात कर रहा है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। श्रम न्यायालय केवल अनिवार्य अधिनिर्णय देता है, जबकि न्यायाधिकरण केवल स्वैच्छिक अधिनिर्णय देता है। नहीं, दोनों ही आपके अनिवार्य अधिनिर्णय देते हैं। यह तो आपका सही नहीं होगा ना, ठीक है? स्वयं न्यायालय मुख्य रूप से बर्खास्तगी, सेवा समाप्ति, हड़ताल की वैधता जैसे विशिष्ट मामलों से निपटता है, जबकि औद्योगिक न्यायाधिकरण बड़े व्यापक विवादों जैसे वेतन, काम घंटों से निपटता है। ये तो आपका ठीक है, बिल्कुल यह तो आपका ठीक है। श्रम न्यायालय केवल केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, औद्योगिक न्यायाधिकरण का निर्माण बाध्यकारी नहीं होता है। ये दोनों ही आपकी गलत है, ठीक है। सही आंसर हमारा क्या बचा है? सही आंसर हमारा बचा है केवल बी, ठीक है। 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कहता है कि श्रम न्यायालय के किस सिद्धांत को महात्मा गांधी के सामाजिक आर्थिक दर्शन से सीधे संबंधित माना जाता है? तो महात्मा गांधी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो मैंने आपको पिछली क्लासें भी हुई थी, इसमें मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो आपका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। कितना? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार इन्होंने ये बताया था कि नियोक्ता है अपनी जो निधि है, जो उनका पैसा है उसमें निवेश करें, तो कर्मचारी हैं, उनके भविष्य के लिए, उनके अच्छे कामों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए निवेश करें, ठीक है? ये कैसा होगा? ये आपका ट्रस्टीशिप थ्योरी कहलाता है, ठीक है? महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप थ्योरी दी थी। जैसे आपका पुलिसिंग सिद्धांत की यदि हम लोग बात करें, पुलिसिंग सिद्धांत, ये क्या होता है? ये वो सिद्धांत होता है जिसमें जो नियोक्ता होता है, वो कानून के डर से, किसके डर से? कानून के डर से जो कर्मचारी हैं, उनके लिए कल्याणकारी सुविधाएँ लाता है और जो पुलिस यहाँ पे पुलिसिंग की बात की जा रही है, पुलिस यहाँ पे कौन होगी? तो आपकी सरकार होगी। जो सरकार होगी उसके डर से, कानून के डर से जो नियोक्ता होगा, वो कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी सुविधाएँ लाएगा, ठीक है? संतोष का सिद्धांत वही कहता है कि जो आपका कर्मचारी होगा और जो आपका नियोक्ता नियोक्ता क्या है? कर्मचारी को संतोष के लिए, यानी जो जो भी कर्मचारी है, संतुष्टि देना है या जो माँगे, उनकी पूर्ति के लिए संतोष का सिद्धांत कार्य करता है, ठीक है? कार्यात्मक सिद्धांत यही होगा जो कर्मचारी कार्य वगैरह करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत प्लेटफ़ॉर्म कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख ज़िम्मेदारी किसकी है? सबसे प्रमुख ज़िम्मेदारी किसकी मानी जाती है? ठीक है? तो इसकी सबसे प्रमुख ज़िम्मेदारी मानी जाएगी तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों की मानी जाती है, विशेष रूप से गठित वो जो फंड होगा उसके माध्यम से, ठीक है? सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा। और अब देखेंगे आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि औद्योगिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रबंधन और श्रमिकों का दृष्टिकोण किस प्रकार से का तहत आता है? किस कारक के तहत आता है? किसका मतलब है? प्रबंधन और श्रमिकों का दृष्टिकोण। दृष्टिकोण कैसा होगा? दिमाग से आएगा, दिल से आएगा और दिल दिमाग कहाँ होंगे? आपका समाज में आएँगे। तो मनोवैज्ञानिक, सामाजिक मनोवैज्ञानिक ये आपका काउंट होता है। सही आंसर हमारा क्या होगा? सी इसका बड़ा-बड़ा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इतना ईज़ी आएँगे हम लोग, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था। तो यहाँ से हमारी क्लास को समाप्त होती है और मैं पुनः बताना चाहूँगा हमारे बैच के बारे में। जो छात्र हिंदी माध्यम में तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे बैच को परचेज़ कर सकते हैं। मात्र ₹349 में बैच आपको मिल रहा है, यदि आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हो। कौन-सा? ईपीएफओ 100 या सॉरी हम लोग कहेंगे पेस्ट 100 कौन-सा? पेस्ट 100 कूपन कोड से यदि आप इस्तेमाल
करते हो तो ये आपको मिल जाएगा मात्र 350 में। सभी कोर्स आपको इसमें सभी सब्जेक्ट हैं वो आपके कवर कराए जा रहे हैं। चाहे आपके सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट हो गए जैसे आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट हो गए जैसे आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ये सब आपके हिंदी माध्यम में कवर कराए जा रहे हैं। तो मात्र 350 रुपए में आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए क्लास को अब यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।